प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी जी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी की हिंदी बुक से वसंत भाग 2 में जो मिठाई वाला पार्ट है, मिठाई वाला एक कहानी है। ये जो है एक कहानी है और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। आइए पढ़ते हैं कहानी। मिठाई वाला, जैसा कि इसका शीर्षक आप देख रहे हैं, इस पाठ का नाम है मिठाई वाला। ये एक फेरी वाले के बारे में है कहानी, जिसमें एक फेरी वाला है जिसका बच्चों से बहुत लगाव है और एक परिवार होता है जो उसके बच्चों के लगाव होने का कारण जानना चाहता है। उसमें एक महिला है और उसके दो बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू, और उसके पापा हैं और एक दादी है उसकी, और एक फेरी वाला है। इन्हीं के बीच में कहानी का पूरा घटनाक्रम 3-4 दृश्यों में घटित होता है। उसे हम अब लाइन बाय लाइन पढ़ करके देखेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगतीं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। खिलौने वाला जब भी मोहल्ले में आता था, उस मोहल्ले में आने के बाद इस तरह से आवाज़ लगाता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस आवाज़ को सुनते ही वहाँ उस मोहल्ले की स्त्रियाँ और वहाँ के बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे और इतना मधुर आवाज़ में वो बोलता था कि वहाँ हलचल सी मच जाती थी। सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। उस स्नेहाभिषिक्त का मतलब होता है प्रेम से भरी हुई, मधुर, प्रेम युक्त, प्रेम से भरी, यानी मीठी बोली। कहने का मतलब ये है मधुर, प्रेम से भरी या मधुर। और मादक यानी जिससे आदमी नशे में हो जाए, यानी उसका असर पड़ जाए उस पर, है ना। और चिक चिक कहते हैं जो पहले पर्दे की जगह पे कपड़े के पर्दे की जगह पर लकड़ियों और धागों से बुनाई करके एक पर्दे जैसा बनाया जाता था, उसे चिक कहते हैं। अभी भी कुछ लोगों, बड़े बड़े लोगों के घरों में आपको मिलेगा। थोड़ा कॉस्टली होता है इसलिए इसको लोग कम लगाते हैं। अब तो कपड़े का पर्दा लगाते हैं, उसे ही पर्दे को ही कहते हैं चिक। और छज्जा आपको पता ही है, बालकनी कहते हैं। और अंतर्व्यापी यानी गलियों के बीच में, यानी बीच बीच में जो छोटे छोटे पार्क्स होते हैं, उद्यान, पार्क किसे कहते हैं, उद्यान किसे कहते हैं, पार्कों को ना, खेलने वाले जिसमें हम बच्चे खेलते हैं। तो वहाँ से सारे बच्चे भाग करके पार्कों से, गलियों से, जो जहाँ से आवाज़ सुनते, तुरंत खिलौने वाले के पास सभी आ जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। ये उसका रोज का क्रम था। उसके साथ वो जब आता था तो वहाँ बच्चे उसे घेर लेते थे, उससे मोल भाव करते थे अपनी तोतली भाषा में, और उसके बाद उनसे जो बच्चे जैसे पैसे लाते, छोटे
थोड़े मोड़े उसी हिसाब से बहुत सस्ते दामों में उनको उनके हिसाब से बेच करके वो फिर आगे बढ़ जाता था इसी तरह आवाज़ लगाते हुए। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू मुन्नू। चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा चुंदल है। मुन्नू बोला, औल देखो मेला कैसा चुंदल है। ये वही परिवार है जिसकी हम बात कर रहे थे कि कहानी में एक फेरी वाला है और ये राय विजय बहादुर जो है इन चुन्नू मुन्नू के पापा हैं। ये इनके बच्चे जो है चुन्नू मुन्नू खिलौने लेकर के आते हैं। क्या लेकर आते हैं? घोड़ा लेकर के आते हैं। तो वो अपनी तोतली भाषा में दोनों, चुन्नू कहता है कि मेरा घोड़ा बहुत सुंदर है और मुन्नू बोलता है कि मेरा देखो मेरा भी बहुत सुंदर है। मेरा कैसा सुंदर है? कैसे बोलते हैं? मेला कैसा चुंदल है। दोनों अपने दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया आए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। चुन्नू मुन्नू के पापा का नाम क्या है? राय विजय बहादुर और मम्मी का नाम है रोहिणी। ये वही परिवार है जिनकी बात मैंने शुरू में की है। तो चुन्नू मुन्नू 2 बच्चे हैं, उसकी माँ है रोहिणी और उसके पिता है राय विजय बहादुर। तो दोनों बच्चे जो है हाथी घोड़े लेकर के पूरे दिन पूरे घर में जो है उछलने कूदने लगे, खेलने लगे। तो उसकी माँ को ध्यान में आया कि उनका खेल देखते देखते कि पूछा जाए कि ये कितने पैसे में दे कर गया है खिलौने वाले ने। तो वो उससे पूछती है, तुमने इसे कितने पैसे में लिए हैं, कितने का लिया है? तो मुन्नू बताता है कि ये 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। तो रोहिणी सोचती है कि इतना सस्ता कैसे कोई खिलौने बेच सकता है? 2 पैसे तो बहुत सस्ता था उसके हिसाब से, मगर वो दे तो गया है, ये तो बात सही थी। और इतनी थोड़ी सी बात उसके दिमाग में थोड़ी देर के लिए रही, फिर वो अपने काम धाम में व्यस्त हो गई और उसके बाद जो है फिर दोबारा उसके दिमाग में इसका ख्याल नहीं आता है। मगर इसी कहानी में आगे फिर इसका जिक्र आएगा जब दोबारा फिर कोई दूसरा फेरी वाला आता है गली में, तो आगे आता है। आगे देखते हैं कहानी। कहानी का दूसरा दृश्य जो है 6 महीने बाद का है। करीब इस घटना को बीते हुए यानी खिलौने वाले के गए हुए लगभग 6 महीना हो गया। उसके बाद जो है 6 महीने बाद का दृश्य आता है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? 6 महीने बाद फिर उस शहर में एक बार फिर से चर्चा होने लगती है एक मुरली वाले की, जिसका समाचार फैल जाता है कि कोई मुरली वाला है, वो मुरली को बजा करके, बांसुरी जो है बजा बजा करके बेचता है और 2-2 पैसे में बेचता है, बहुत सस्ते में। तो लोग अपने में आपस में बात करते हैं कि 2 पैसे में आज के ज़माने में भला क्या आता है, उससे क्या मिलता होगा उसको, उसका मेहनताना भी नहीं निकलता होगा। और एक व्यक्ति वो पूछता है कि कैसा है मुरली वाला, मैंने तो अभी उसे नहीं देखा। तो दूसरा उसे बताता है कि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होगी, यही कोई 30-32 साल का है, दुबला पतला सा गोरा सा लड़का है। और बीकानेर के लोग जिस तरह का साफा पहनते हैं, बीकानेर एक प्लेस है,
बीकानेर एक प्लेस है राजस्थान में, वहाँ के लोग एक साफा यानी पगड़ी बांधते हैं एक विशेष प्रकार की, उसे बीकानेरी पगड़ी कहा गया है यहाँ पर, बीकानेरी पगड़ी। तो बीकानेर का जो है वो अपने सर पे पगड़ी बांधे हुए है, और उन्होंने अंदाज़ा लगाया वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो दूसरा व्यक्ति पूछता है, उसे पता नहीं होता है, तो वो कहता है कि क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था। तो आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। अब रोहिणी को इतने दिनों बाद, लगभग 6 महीनों बाद जो है, फिर से जब वो मुरली वाले की आवाज़ सुनती है तो उसे खिलौने वाले की याद आ जाती है। मुरली वाले की आवाज़ सुन करके उसका बेचने का तरीका, सामान अपना, उसका खिलौना बेचने का तरीका और मुरली वाले का मुरली बेचने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है। गा गा करके, बोल बोल करके एक जैसी आवाज़ में बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। और लोग क्या बातें करते हैं उसके बारे में कि वो बहुत एक्सपर्ट आदमी है, उस्ताद है ना। वो बच्चों को लुभाने में एक्सपर्ट है, बांसुरी बजाने में एक्सपर्ट है। इस तरह से बेचने के लिए वो नए नए तरीके ढूंढता रहता है, इसीलिए उसे लोग कहते हैं कि वो बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति है, बहुत उस्ताद है। उस्ताद का मतलब गुरु भी होता है, एक्सपर्ट भी होता है ना। जो अपने काम में विशेषज्ञ हो उसे उस्ताद कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कहानी अब। यही यही है मुरली वाला, यहाँ फ़ोटो दी गई है मुरली वाले की। यही फ़ोटो मैंने शुरू में भी लगाई हुई है इस वीडियो के। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी या यानी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते, ये बच्चों के बारे में है। बच्चे जो है उसकी आवाज़ सुन करके जहाँ भी होते हैं वो भागते हुए जैसे तैसे गिरते पड़ते, कोई अपना जूता छोड़ देता है, कोई टोपी छोड़ देता है, किसी की पैंट सरक रही है, ऐसे ही दौड़ते भागते उसके पास आ जाते हैं। इधर जो है रोहिणी अपने पति से कहती हैं, विजय बाबू से, कि जाइए थोड़ा उसे बुलाइए, चुन्नू मुन्नू के लिए मुझे मुरली लेनी है, ले लूँ नहीं तो फिर दोबारा ये आए ना आए। तो विजय बाबू जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, वो उसको लेकर के मुरली वाले से पूछते हैं कि क्या भाव दे रहे हो। और इधर बच्चे जो है दौड़ते भागते जो है हाँफते हुए चले आते हैं किसके पास? मुरली वाले के पास। दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम भी लेंदे मुल्ली, और अम भी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 57 57 को कहेंगे, 57 को। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3 3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको दो पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2 2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी,
कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे अपनी चीज़ चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। यानी दो दो मुरली लेनी है उनको, 2 पीस लेनी है, 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह। चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। बच्चों का झुंड जो है मुरली वाले के पास आता है, उसको घेर लेता है, और मुरली वाला कहता है कि उनके आने से बहुत खुश हो जाता है। कहता है कि सबको देंगे भैया, सबको देंगे, एक एक करके आओ बारी बारी से सभी लोग। मैं अभी कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं बेचने ही आया हूँ, बेच करके ही जाऊँगा। और पूरी की पूरी 57 यानी 57 मुरलियाँ इस समय मेरे पास है, सबको मिल जाएंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतने में ही विजय बाबू आते हैं बाहर, और वो पूछते हैं कि कितने, उन्होंने पूछा था कि कितने में दोगे मुरली भाई। तो मुरली वाला बताता है कि मैं तो 3-3 पैसे में बेच रहा था, मगर आपको भी 2-2 पैसे में दे दूंगा। बच्चों को 2 पैसे में ही दे रहा था। तो विजय बाबू को लगता है, अंदर बाहर दोनों तरफ से वो मुस्कुरा देते हैं कि देखो कैसे बेवकूफ़ बना रहा है। मन ही मन कहने लगे कि सबको इसी भाव से दे रहा है, मगर मुझ पर केवल एहसान लाद रहा है। और बोल देते हैं फिर ये बात कि तुम लोगों को, फेरी वालों को तो झूठ बोलने की आदत होती है, सभी को एक जैसा बेचते हो, मगर मेरे ऊपर एहसान जता रहे हो कि मुझे सस्ता दे रहे हो। मुरली वाला थोड़ा सा यहाँ असहज हो जाता है उनकी बात सुन करके, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। हर एक व्यक्ति व्यापार करने वाला, सबका उद्देश्य एक नहीं होता है व्यापार के पीछे। वो कुछ लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से लाभ भी कमाते हैं, मगर उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं करना पसंद करते। तो ये बात मुरली वाला कहता है कि आपको क्या पता बाबूजी, इसकी असली लागत क्या है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, सभी ग्राहक यही सोचते हैं कि दुकानदार उनको बस लूट रहा है। अगर आप इसको अगर बाहर कहीं जाकर लेंगे तो 2 पैसे में ऐसी मुरली नहीं मिलेगी। मैंने 1000 मुरलियाँ बनवाई थी, तब जा कर के मुझे जो है ये मुरली इतनी सस्ती पड़ी है, तब मैं कहीं 2 पैसे में इसे बेच पा रहा हूँ। विजय बाबू बोले कि अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से 2 मुरलियाँ निकाल के दे दो। और दे देते हैं। उधर जो है मुरली वाला जो है, विजय बाबू अपने घर के अंदर चले जाते हैं। मुरली वाला बहुत देर तक जो है बच्चों के झुंड को मुरलियाँ बेचता रहता है, उनको बाँसुड़ियाँ एक एक करके देता रहता है। बच्चे रंग पसंद करते हैं, ये रंग वाली वो रंग वाली, तो सबको उनकी पसंद के हिसाब से देता है, और बताता भी है कि बाबू तुम ये ले लो, बच्चे तुम ये ले लो, भैया तुम ये ले लो, इस तरह से। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। मुरली वाले को सिर्फ पैसे से मतलब नहीं था, मुरली वालों को बच्चों से प्रेम था। इसके लिए वो तरह तरह की चीज़ें बेचा करता है। तो मुरली वाला जो है, जो बच्चे पैसे ले आए मांग करके, जो जिनके पास नहीं भी था, उन्हें भी बाद में वो मुरली दे देता है।
और तरीके बताता है कि जा कर के अम्मा से इस तरह से पैसे मांगो, अच्छा ठीक है तुम्हें ये चाहिए, तुम उसको बच्चों से बहुत लगाव था। इसका कारण हमें आगे चल के कहानी में पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं कहानी। इसके पीछे एक बहुत मज़ेदार कारण है, बहुत मार्मिक कारण है। ये तीसरा दृश्य है कहानी का। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। रोहिणी सोचती है, इस बार उसने बच्चों से बातें करते हुए मुरली वालों को सुन ली, तो रोहिणी को लगा कि कितना बढ़िया आदमी है, कितना अच्छा स्वभाव का व्यक्ति है, जो बच्चों से कितनी प्यार से बात करता है, किसी को कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलता है, सबके साथ बहुत प्रेम से पेश आता है, अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे से बात करता है। और सोचती है कि ये भाई आदमी जो है मुसीबत पड़ने पर या पेट की खातिर तरह तरह के व्यवसाय करता है, और उसमें क्या पेट के पीछे व्यक्ति को क्या नहीं करना पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, क्षीण यानी धीमा, धीमा स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों से के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। बहुत दिनों तक मुरली वाले की याद जो है मेमोरी के रूप में उसके ध्यान में रही, उसकी बातें जो है। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छीड़ गई, धीरे धीरे वो बात भूल गई। छीड़ हो गई मतलब याद, उसके ध्यान में बात नहीं रहेगी कि कोई मुरली वाला आया था, कोई फेरी वाला आया था, कोई मिठाई वाला आया था, या कोई खिलौने वाला आया था। इस तरह के बात हम धीरे धीरे, कोई बात अगर लगातार नहीं होती तो भूल जाते हैं। उसी तरह से रोहिणी भी भूल जाती है। कहानी का चौथा दृश्य है 8 मास बाद। 8 मास यानी 8 महीने बाद, मास यानी महीना, है ना। 8 महीने फिर बीत जाते हैं। तो 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे, जाड़े के दिनों में रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित मतलब, आजानु का मतलब हाथ, जो हमारे हाथ होते हैं, हाथों के बराबर जिनके बड़े बाल होते हैं, बड़े, जिन स्त्रियों के आजानुलंबित कहते हैं, यानी जिन उनका हाथ जहाँ तक जाता है खड़े होने पर, वहाँ तक उनके बाल लंबे हों, है ना। केस यानी बाल, सिर के बाल जो होते हैं, बाल, केस। तो नहाने के धोने के बाद जाड़े में वो धूप में अपने बाल सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। ये आवाज़ सुन करके जो है रोहिणी फिर से जो है उसको फिर से याद आ जाएगी, उसी खिलौने वाले की, उसी मुरली वाले की। और ये कहानी में आगे का दृश्य है, जब वो उसके घर में कोई होता नहीं है, उसके पति नहीं होते हैं, वो दादी माँ से कहती है, एक दादी माँ जो होती हैं चुन्नू मुन्नू की, उनसे कहती है कि जा कर के जो है मिठाई वाले को रोको, उससे मोल भाव करो, उससे मिठाई ली जाए और उससे पूछा जाए कुछ। चलिए आगे देखते हैं कहानी। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। रोहिणी कहती है दादी से अपनी, ये राय विजय बहादुर की दादी हैं, कहते हैं कि दादी चलो, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, चल करके ज़रा मिठाई वाले को रोको और उससे मोल भाव करो। मैं उधर बाहर को नहीं आ सकती, मैं यहाँ पर्दे की ओट से ही, पर्दे की आड़ से ही, चिक की आड़ से ही, ओट यानी आड़ से, यानी छिप करके, छिप उसकी ओट से छिप करके, चिक यानी वही पर्दा हो गया, लकड़ी और उससे धागे से बुना हुआ पर्दा। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ऐ मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी,
कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। रोहिणी के कहे अनुसार दादी आती हैं और मिठाई वाले को रोकती हैं। तो मिठाई वाला अपनी मिठाई की विशेषताएं बताता है कि कुछ कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, ज़्यादा देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी घुलती नहीं हैं, बच्चे बड़ी इंटरेस्ट के साथ खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको। और एक खासियत और है इसकी कि ये खांसी भी दूर करती है। इसको खाने से बच्चों की खांसी भी कम हो जाएगी। इस तरह की गोलियां हैं। और पैसे की 16 दूंगा, एक पैसे में 16 देने की कह रहा। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, बात अधूरी छोड़ देता है। खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना तो आता भी नहीं। ये दादी माँ बोलती हैं, जबकि मोल भाव पूरा कर रही हैं, फिर भी कह रही हैं कि मुझे मोल भाव करना नहीं आता, 25 नहीं तो 20 ही दे दो। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। हंसने को आ गई, दादी हंस रही हैं, उनके दांत तो है नहीं, उनका मुंह पोपला हो चुका है, तो उसी से थोड़ी सी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? रोहिणी के मन में एक उत्सुकता थी उसको जानने की कि मैं ये वही फेरी वाला है या दूसरा जो खिलौने बेच के गया था पिछले कुछ दिन पहले, साल भर पहले, 6 महीने पहले जो मुरली बेच करके 8 महीने पहले गया था। तो ये वही फेरी वाला है या दूसरा है? तो ये जानने के लिए उसने मिठाई वाले से प्रश्न पूछा। तो मिठाई वाला बताता है, मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर के। जो रोहिणी का डाउट था वो अब क्लियर हो गया कि ये वही फेरी वाला है जो बार बार अलग अलग चीज़ें लेकर के बेचने के लिए आता है। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। उसके अंदर चंचलता आ गई। अब मन में आ गया कि इसके बारे में और जाना जाए कि ऐसे इतने सस्ते सामान क्यों बेचता है, बच्चों से इतना लगाव क्यों है। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, रोहिणी पूछती है मिठाई वाले से। मिठाई वाला जवाब देता, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। बताता है मिठाई वाला कि मुझे इस व्यवसाय से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है, मगर मुझे संतोष बहुत मिलता है, धैर्य बहुत मिलता है, सुख बहुत मिलता है। इन बच्चों के साथ घुल मिल करके मुझे बहुत आनंद आता है, इसलिए मैं ये व्यवसाय करता हूँ। सो कैसे, वह भी तो बताओ। रोहिणी कहती है कि तुम्हें कैसे, किस प्रकार का सुख मिलता है? तुम पैसे नहीं, इतना दिन भर घूमते हो, टाइम लगाते हो और इतना श्रम करते हो, मेहनत करते हो, मगर तुम्हें सुख कैसे मिलता है? पैसे नहीं मिल रहे हैं तो फिर कैसे सुख मिल रहा है? तो फेरी वाला कहता है या मिठाई वाला जो है, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। वो अपनी बातें बताना नहीं चाहता, अपने ऊपर बीती हुई बातें वो बताना नहीं चाहता, अपनी पास्ट की बातें बताना नहीं चाहता है रोहिणी को, मगर रोहिणी जो है अब सुनने के लिए बेताब है। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी।
रोहिणी कहती है कि तुम्हारा यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगी, हर्जा यानी नुकसान, तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारी और मिठाइयाँ खरीद दूंगी, मगर जब तुमने इतनी बात बता ही दी कि तुम ही अलग अलग चीज़ें ला करके बेचते हो, बच्चों के साथ इतने प्रेम से बात करते हो, इतना घुल मिल के जाते हो, बिना पैसे की भी चीज़ें दे देते हो बच्चों को, तो और भी बातें बता दो, कैसे तुम्हें इनके पास इनसे लगाव हो गया, ऐसा क्या सुख मिलता है तुम्हें। जो बात फेरी वाला अभी अपने बारे में बताना नहीं चाह रहा है, वो जानने के लिए बहुत उत्सुक है। ये होता भी है, हम किसी के बारे में जब नहीं जानते होते हैं तो उसके बारे में बहुत जानने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना दुख हर किसी को बताना नहीं चाहते। पहली बार हुआ था फेरी वाले के साथ कि जब उससे किसी ने उसकी व्यक्तिगत बात पूछी थी, पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा था। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मिठाई वाला अब जवाब देता है, यानी वो फेरी वाला जो लड़का है, जो व्यक्ति है, वो जवाब देता है, बहुत ही गंभीर होकर के है, बहुत ही सीरियसली बोलता है। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, एक बढ़िया आदमी था, धनवान आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, बहुत संपन्न व्यक्ति था। स्त्री थी यानी पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। सोने का संसार मतलब बहुत ही कीमती। यहाँ सोने से कहने का मतलब क्या है, परिवार, सब हर एक व्यक्ति के लिए अपना परिवार बहुत कीमती होता है। तो वो संसार कैसा था उसका, सोने का संसार, बहुत कीमती था परिवार मेरा। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, यानी रुपया पैसा, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था, और घर में भी किसी तरह का कलह कलेश नहीं था। घर के भीतर भी सुख था, घर के बाहर संपत्ति ही थी, और हर तरफ से संपन्न था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। कहता है कि मेरी स्त्री भी बहुत खूबसूरत थी, मेरे बच्चे भी बड़े प्यारे थे। वो उस बच्चों को तो कहता है कि जैसे सोने के सजीव खिलौने हो, इतने कीमती, इतने अनमोल, इतने प्यारे बच्चे थे मेरे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। कह रहा है कि वो जब खेला कूदा करते थे घर में, तो घर में हमेशा बहुत शोरगुल रहता था। सबको अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, कोई भी बाप हो, कोई भी माँ हो, सबको अपने बच्चे जो है बहुत प्यारे होते हैं। वो चाहे बच्चे कितने भी शरारती हों, मगर माँ बाप के लिए सबके बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। समय की गति, फेरी वाला बताता है कि समय क्या नहीं कर सकता है। समय की गति, समय की देन, यानी समय का मारा हुआ हूँ। विधाता की लीला, भगवान ने क्या दिन दिखाया, अब कोई नहीं है। अब मेरे परिवार में मेरे सिवा कोई नहीं बचा। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले। दुखी दुखी मन से कहता है कि मैं भी चाहता था कि मर ही जाऊं, जब मेरी बीवी मर गई, मेरे दोनों बच्चे गुजर गए। ऐसा कुछ स्पष्ट बताता नहीं किस कारण से हुआ, मगर कोई परिवार में नहीं बचा, इसका मतलब कोई अब इस दुनिया में नहीं है। तो आखिर कहता है कि प्राण मैं देना चाहता था, मैं मर जाना चाहता था, मगर मैं मर नहीं पाया, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है वो उसी को इस तरह पा जाता हूँ। वो दादी से अपने मन की बात बताता है कि मैं पैसे के लिए चीज़ें नहीं बेचता, मैं खिलौने, मिठाइयाँ, बाँसुरी, ये सब चीज़ें, ये व्यवसाय मैंने पैसे के लिए नहीं किया है। ये जो मेरा खोया हुआ परिवार है, जो मेरे बच्चे हैं, जिनको अगर मैं अकेला रहता तो बार बार मुझे उनकी याद आती, मैं घुटता अंदर ही अंदर। तो इस तरह से मैं घुट घुट करके मरता, ऐसे मैं बच्चों के बीच में घुल मिल कर रहता हूँ, तो मेरा दिन भी बीत जाता है, मेरा मन भी खुश हो लेता है, उनको देख कर के लगता है कि ये मेरे ही बच्चे हैं। इसलिए मैं उनसे पैसे कमाने की चाह नहीं रखता। मैं सिर्फ अपनी लागत निकाल करके जो है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, जिस चीज़ की कमी है, मेरा परिवार नहीं है, बच्चे नहीं हैं, उसकी कमी मैं इसी काम से ही दूर कर लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। ये कहते कहते लगभग मुरली वाला जो है, मिठाई वाला रो देता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके व्यक्तिगत जीवन की बात
उसके बीते हुए दिनों की बात कोई पूछता नहीं है। आम तौर पर ऐसा होता है कि कोई भी आता है, हम सिर्फ़ उसको अपने काम से काम रखते हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं जानना चाहते। रोहिणी ने जानने की कोशिश की, तो उसको कारण पता चला। कारण भी बहुत ही मार्मिक था, बहुत ही दुखद था, उसका परिवार पूरा उजड़ गया था। इस कारण से वो जो है अपना मन बहलाने के लिए एक व्यवसाय चुना। उस कभी खिलौने बेचता, कभी मिठाइयाँ बेचता, कभी मुरली बेचता, और इस तरह से वो अपना दिन काट रहा था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तभी चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं। उसी समय ये सब बातें हो रही थी और लगभग मिठाई वाले की आंखें नम हो गई थी। वो रोने रोने को उसकी आंखें भर आई थी, ये सब बातें कहते कहते। तभी चुन्नू मुन्नू आकर के मिठाई के लिए कहते हैं, तो वो अपने तरफ से मिठाई जो है उन्हें दे देता है चुन्नू मुन्नू को। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। रोहिणी जो है पीछे से चिक के आड़ से ही खड़े खड़े होकर के सब बातें कर रही थी। तो जो चुन्नू मुन्नू की माँ है रोहिणी, उसने जो है भीतर से पैसे उसको देने के लिए उसके सामने फेंक दिए कि ले लो ये पैसे। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। बड़ी ही अच्छी कहानी है। इस बार जो है रोहिणी से पैसे ना लेकर के मिठाई वाला बिना पैसे लिए ही चला जाता। दादी उसे फ़ोर्स भी करती है कि ऐसा करो बेटे, अपने पैसे ले लो, बिना पैसे के तुम मत दो कुछ। मगर वो पैसे बिना लिए चल, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है। वो बच्चों का प्यार दुलार पाने के लिए जो है उसने वो ये व्यवसाय चुना था। तो उन्होंने उसका व्यक्तिगत हालचाल पूछ लिया था, इसकी वजह से वो थोड़ा भावुक हो गया था। इसलिए उसने पैसे नहीं लिए और वो वहाँ से अपना उसी तरह से आवाज़ें लगाता हुआ गलियों में निकल जाता है। बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। आपको ये वीडियो और कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।